नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है 7 फेरे सौदेबाजी के। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। पूजा अपने ही ख्यालों में खो चुकी थी। रघुवेन ने एक बार खुद को देखा, फिर वो पूजा की ओर देखने लगा। जैसे ही नजरें हटाई तो वह बोल पड़ा, क्या देख रही हो ऐसे? मैं इंसान नहीं हूँ, तुम्हें कोई भूत नजर आ रहा हूँ क्या मैं? रघुवेंद्र के इतना कहते पूजा इधर उधर देखने लगी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, बोलोगी अब कुछ? जब पूजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वह फिर से बोल पड़ा, कुछ कुछ नहीं। पूजा के मुंह से बस इतना ही निकल पाया और वह बाथरूम के अंदर घुस गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इस वक्त पूजा की धड़कनें बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही थी। अभी कुछ पल पहले उसने रघुवेंद्र को अपने सामने ऐसे खड़े देखा था। बड़ा अजीब बिहेव कर रही है ये लड़की, ऐसा लगता है जैसे इंसान नहीं भूत देख लिया इसने। रघुवेंद्र खुद से ही बोला और अपने कपड़े निकाल कर कपड़े पहनने लगा। कुछ देर बाद पूजा भी नहाकर बाहर आ गई। तब तक रघुवेंद्र कमरे से जा चुका था। पूजा ने अपने लिए एक साड़ी निकाली और तैयार होने लगी। उसने हाथों में चूड़ियां पहनी, मांग में सिंदूर लगाया और अपना बैग पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई। वह जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, रघुवेंद्र की नज़र उस पर पड़ी जो इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहा था। वह उसे देखता ही रह गया। उसने ब्लू कलर की प्लेन साड़ी पहनी थी, एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में चूड़ियां, मांग में सिंदूर। उसे इस तरह से देखकर अनायास ही रघुवेंद्र के मुंह से निकल पड़ा, परफेक्ट। पूजा ने रघुवेंद्र की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह घर से बाहर जाने लगी। तभी पीछे से रघुवेंद्र बोला, कहाँ जा रही हो? पूजा ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया तो वह फिर से बोल पड़ा, मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कहाँ जा रही हो? इस बार रघुवेंद्र थोड़ी तेज आवाज में बोला, वैसे तो मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती, लेकिन फिर भी मैं जवाब दूंगी। थोड़ा रुक कर, वहीं जहाँ रोज जाती हूँ, इस वक्त ऑफिस। ब्रेकफास्ट कर लो, फिर साथ में ही चलते हैं। रघुवेंद्र पूजा की ओर देखते हुए बोला, लेकिन मुझे आपके साथ नहीं आना है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और हाँ, ना ही मुझे भूख है। पूजा पीछे मुड़े बिना ही बोली, वैसे तुम चाहो तो घर पर भी रह सकती हो, कल शादी की भाग दौड़ में थक चुकी होंगी। रघुवेंद्र पूजा से बोला, नहीं सर, अभी मुझे छुट्टियों की कोई ज़रूरत नहीं है और जब मुझे छुट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद अप्लाई कर दूंगी छुट्टी के लिए, आप परेशान ना हो। पूजा बोली। उसने अभी भी रघुवेंद्र की ओर नहीं देखा था। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, रघुवेंद्र बोला और उसने अपना ध्यान अपने ब्रेकफास्ट में लगा दिया। पूजा ने भी एक नज़र उसकी ओर देखा और वहाँ से बाहर निकल गई। पूजा रोड पर खड़ी ऑटो को हाथ दे रही थी, लेकिन एक भी ऑटो नहीं रुक रहा था, क्योंकि ऑटो में पहले से ही लोग बैठे हुए थे। पूजा ऑटो को हाथ दे देकर थक चुकी थी और फिर वह झल्लाते हुए बोली, क्या मुसीबत है यार, लगता है आज भी ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, इतनी देर हो गई लेकिन कोई ऑटो वाला रुक ही नहीं रहा। कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं वक्त से पहुंच ही नहीं सकती। एक तो आज स्कूटी नहीं है और ऊपर से एक भी ऑटो नहीं रुक रहा। तभी उसके बगल में एक गाड़ी रुकी। इस गाड़ी में रघुवेंद्र ही था। पूजा को देखकर वह बोला, बैठो गाड़ी में। लेकिन पूजा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने फिर से एक ऑटो को हाथ दिया, लेकिन इस बार भी वह ऑटो नहीं रुका। तुम खुद बैठोगी या मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाऊं? रघुवेंद्र फिर से पूजा से बोला। पूजा रघुवेंद्र की ओर देख रही थी। जबरदस्ती करना ही तो आता है आपको, दूसरे की मर्जी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा उससे बोली, फिर वह थोड़ा आगे जाकर खड़ी हो गई। रघुवेंद्र ने भी गाड़ी आगे बढ़ाई और पूजा के पास आकर रोक दी। इस बार रघुवेंद्र कुछ नहीं बोला, बस वह गाड़ी से उतरा और पूजा को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बैठा दिया। रघुवेंद्र के ये इतना अचानक किया कि पूजा कुछ भी समझ नहीं पाई। बस वह रघुवेंद्र को एकटक देखने लगी। रघुवेंद्र ने उसे गाड़ी में बैठाकर सीट बेल्ट लगाए
और फिर अपनी जगह पर बैठकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। पूजा अब भी उसे ही देख रही थी। रघुवेंद्र को इसका आभास था। उसने भी एक नज़र पूजा की ओर देखा और बोला, क्यों, मुझसे ज़्यादा हैंडसम लड़का आज तक देखा नहीं क्या तुमने, जो इस तरह से मुझ पर नजरें गड़ाए बैठी हो। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा इधर उधर देखने लगी और बोली, हैंडसम, और आप तो एक नंबर के खड़ूस इंसान हैं। पूजा ये सब धीरे से बोली, लेकिन रघुवीर ने उसकी बात सुन ली और पूजा से बोला, कुछ ज़्यादा ही तारीफ नहीं कर रही हो मेरी? हाँ, क्योंकि आप इसी तारीफ के लायक हैं। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा तपाक से बोल पड़ी। पूजा की बात सुनकर रघुवेंद्र ने एक नज़र उसकी ओर देखा और फिर सामने देखकर कार ड्राइव करने लगा। पूजा ने भी अब अपनी नज़रें बाहर की ओर गड़ा ली। पूजा अपनी जगह पर बैठकर काम कर रही थी। वैसे रघुवेंद्र ने उसे उसके कैबिन में बैठकर काम करने के लिए बोला था, लेकिन पूजा ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वह आज तक जहाँ काम करती थी आगे भी वहीं करेगी। पूजा अपने काम में बिजी थी। तभी कुछ लड़के और लड़कियां उसके पास आए और आपस में ही बोल पड़े, यार दिया, तुम क्यों नहीं बॉस के दोस्त पर ट्राई करती? अब बॉस को तो इस लड़की ने पटा लिया। पूजा की तरफ इशारा करते हुए, तुम उनके दोस्त को पटा लो, लॉटरी लग जाएगी तुम्हारी। एक लड़का जिसका नाम करण था, वह अपनी दोस्त दिया नाम की लड़की से बोला, यह ट्रिक तो मुझे पूजा से लेनी पड़ेगी कि बॉस को कैसे पटाया जाता है। फिर मैं सोच रही हूँ कि कहीं और जॉब ढूंढ लूँ जहाँ बॉस सिंगल हो, फिर मैं भी उसे पटाकर सेटल हो जाऊंगी। यह लड़की दिया पूजा को देखते हुए बोली, दिया, ऐसी बातें मत करो इनके सामने, कहीं यह हमारी शिकायत बॉस से ना लगा दे, फिर हम हमारी नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। तुम्हें नहीं पता क्या, अब पूजा जी भी हमारी बॉस है, हमें इनके सामने भी सोच समझकर बातें करनी चाहिए। एक दूसरी लड़की किरण बोली। पूजा उनकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोली, बस उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसकी शादी तो उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। फिर वह लड़के लड़कियां वहां से चले गए और अपनी अपनी जगह पर बैठकर काम करने लगे। पूजा ने भी फिर अपने आप को काम में बिजी कर लिया। रघुवेंद्र भी किसी मीटिंग के लिए गया हुआ था, तो उसने उन लड़के लड़कियों को पूजा के साथ बदतमीजी करते हुए नहीं देखा था। कुछ देर पूजा अपने काम में बिजी रही। उसने सभी की बातों पर से अपना ध्यान हटा दिया। आज रजनी भी ऑफिस नहीं आई हुई थी। उसने किसी काम की वजह से छुट्टी ली हुई थी। अगर रजनी वहाँ होती तो वह पूजा के खिलाफ किसी को मुंह भी नहीं खोलने देती। कुछ देर बाद सभी लोग लंच करने लगे थे। पूजा ने सुबह भी कुछ नहीं खाया था, लेकिन अभी भी उसका कुछ खाने का मन नहीं था। एक तो वह पहले से ही शादी को लेकर परेशान थी और ऊपर से उसके साथ काम करने वाले लोगों की बातों से उसका और भी ज़्यादा मूड खराब हो चुका था। पूजा अपनी चेयर पर सर टिकाए बैठ गई और उसने अपनी आंखें मूंद ली। वह 3 दिन पहले की बात के बारे में सोचने लगी। आखिर 3 दिन पहले पूजा के साथ क्या हुआ था जिसके बारे में वो सोच रही थी। 3 दिन पहले वह जैसे ऑफिस से घर के लिए निकली, बीच रास्ते में किसी गाड़ी ने उसका रास्ता रोक दिया। रजनी उसके साथ नहीं थी, क्योंकि वह ऑफिस से अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गई थी। पूजा अकेले ही आज अपने घर की ओर जा रही थी। अचानक से एक गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जिस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी। उस गाड़ी से एक आदमी बाहर आया और दूसरा आदमी अभी भी गाड़ी में ही बैठा हुआ था। पूजा अचानक से गाड़ी सामने आने से इतना घबरा चुकी थी कि वह एक जगह पर बुत बनकर खड़ी हो गई। मिस पूजा मिश्रा। उस आदमी ने जब उसका नाम पुकारा तब उसकी एक झटके से जैसे चेतना जागी हो, वह एकदम से यस सर बोल पड़े। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या आप कुछ देर मेरे साथ चलेंगे? हम किसी कैफ़े में बैठकर बात करते हैं। वह आदमी पूजा से बोला। वह कोई और नहीं बल्कि प्रताप था, और गाड़ी में जो दूसरा आदमी बैठा था वह रघुवेंद्र सा। सर, अगर आपको कुछ काम था तो आप ऑफिस में कह सकते थे मुझसे। मैं ऐसे आपके साथ कैसे किसी कैफ़े में चल सकती हूँ? पूजा साफ शब्दों में बोली। ऑफिस में बात नहीं कर सकता था, इसलिए कैफ़े में बात करने के लिए बोल रहा हूँ। प्रताप भी साफ शब्दों में बोला। ओके सर। पूजा ने अपनी हामी भर दी। तो ठीक है, चलिए।
साथ में गाड़ी में चलते हैं। प्रताप पूजा से बोला, नहीं सर थैंक यू, मेरे पास अपनी स्कूटी है, मैं उससे आ जाऊंगी, आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे आती हूँ। पूजा प्रताप से बोली और अपनी स्कूटी में बैठ गई। प्रताप भी जाकर गाड़ी में बैठ गया और उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। पूजा भी उनके पीछे पीछे चल दी। कुछ देर बाद रघुवेंद्र की गाड़ी एक कैफे के पास आकर रुकी। पूजा ने भी अपनी स्कूटी वहां रोक दी और वह स्कूटी से उतरकर उन लोगों के पास आ गई। प्रताप ने उसे चलने का इशारा किया और वह आगे चल दिया। पूजा भी उसके पीछे पीछे चल दी और रघुवेंद्र उन दोनों के पीछे। बैठिए मिस पूजा, प्रताप एक चेयर की ओर इशारा करते हुए बोला। पूजा उस चेयर पर जाकर बैठ गई और सामने प्रताप और रघुवेंद्र भी बैठ गए। कहिए सर, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? पूजा सीधे मुद्दे पर आते हुए बोली। मिस पूजा, रघुवेंद्र आपसे शादी करना चाहता है और मैं आपसे घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता, इसीलिए सीधे बोल रहा हूँ। प्रताप ने भी उसकी बात का सीधा जवाब देते हुए कहा, व्हाट? पूजा बस इतना ही बोल पाई क्योंकि उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह प्रताप की बात का क्या जवाब दे, कैसे रिएक्ट करे। प्रताप ने यह सब इतने अचानक से बोला था कि पूजा भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। आपको समझ नहीं आया मिस पूजा? लेकिन मैंने तो आपको बिना घुमाए फिराए सीधा सीधा बताया था। प्रताप पूजा से बोला, सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कैसे इनसे शादी कर सकती हूँ? ये मेरे बॉस है और मुझे नहीं लगता कि इनकी लाइफ में लड़कियों की कोई कमी होगी, क्योंकि ये जिससे चाहें वह लड़की इनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। पूजा रघुवेंद्र की ओर देखते हुए बोली, ठीक है, यह जिससे चाहेंगे वह इनसे शादी कर लेगी। यह आपसे शादी करना चाहते हैं तो क्या आप इनसे शादी करेंगी? प्रताप फिर से बोला, नहीं सर, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। यह बोलकर पूजा वहां से जाने लगी। तभी रघुवेंद्र बोल पड़ा, शादी तो मैं आपसे ही करूंगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। उसकी बात का पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। प्रताप और रघुवेंद्र उसे जाते हुए देखने लगे। पूजा कैफे से सीधा अपने घर चली गई। आज उसे बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही थी। रजनी भी आज उसके साथ नहीं थी जिससे वह अपने दिल की बात शेयर कर सकती थी। ऑफिस से आकर वह अपने बेड पर लेट गई थी और बार बार रघुवेंद्र की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। रघुवेंद्र का यह कहना कि वह चाहे या ना चाहे लेकिन शादी तो वह उसी से करेगा, यह उसे बहुत बेचैन करने लगा था। पूजा ने आज ना तो कुछ बनाया और ना ही कुछ खाया। रघुवेंद्र की कही हुई बातें उसे बहुत ही बेचैन करने लगी थी। उसकी बातें सोच सोच कर पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। कब ऐसे ही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सूरज की किरणें उसकी आंखों पर पड़ी तब उसकी नींद खुली। वह नींद खुलते ही झटके से उठकर बैठ गई। उसे आज भी फैसला किया कि वह आज ऑफिस नहीं जाएगी। यह सोचकर वह उठी और किचन में चली गई। किचन में जाकर उसने अपने लिए चाय बनाई और उसे लेकर बाहर हॉल में आ गई। फिर उसने टीवी चलाया और सोफे पर बैठकर चाय पीने लगी। कुछ देर बाद उसने अपनी चाय खत्म कर ली थी। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और रजनी को फ़ोन लगा दिया। उसने रजनी को बोला कि वह आज ऑफिस नहीं आएगी क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पूजा के इतना कहने पर रजनी ने कहा कि वह भी घर आ जाएगी अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो। इस पर पूजा ने रजनी से कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऑफिस चली जाओ, मैं आज आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, बस थोड़ा सा सर दर्द है इसलिए ऑफिस नहीं आना चाहती हूँ। रघुवेंद्र की बात सोच सोच कर पूजा के सर में दर्द हो रहा था और ऐसे ही कुछ देर रजनी से बात करके पूजा ने अपना फ़ोन रख दिया। पूजा बैठी ही थी कि तभी उसके फ़ोन पर उसकी माँ का फ़ोन आया। पूजा ने फ़ोन उठाया तो सामने से उसे उसकी माँ घबराई हुई सी लगी। हेलो माँ, क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? पूजा बोली। सामने से उसकी माँ ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पूजा भी घबरा गई। पूजा की माँ ने कहा था कि
कि पूजा का भाई दीपेश कल से घर नहीं लौटा है। लेकिन माँ, आप मुझे इतनी देर से क्यों बता रही हैं? दीपेश कल से घर वापस नहीं आया और आप मुझे अब बता रही हैं? पूजा बोली। पूजा की माँ बोली, क्योंकि वह अपने किसी दोस्त के घर रहने का बोलकर घर से गया था, लेकिन जब वह सुबह इतनी देर तक भी वापस नहीं आया तो मैंने खुद उसके दोस्त को फ़ोन किया, क्योंकि आज उसका स्कूल था और वह बोल कर गया था कि वह सुबह जल्दी ही घर वापस आ जाएगा। तो उसके दोस्त ने बताया कि कल रात दीपेश उसके घर आया ही नहीं था। उसका दोस्त यह भी बोला कि उसे लगा शायद आप लोगों ने दीपेश को आने से मना कर दिया हो। उसके बाद से हमने दीपेश को फ़ोन लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अभी पता करती हूँ, फिर आपको फ़ोन करके बताती हूँ। पूजा अपनी माँ से बोली और उसने फ़ोन रख दिया। अब पूजा उसके सारे दोस्तों को फ़ोन लगा लगा कर पूछ रही थी कि क्या दीपेश उनके घर पर है, लेकिन दीपेश के जितने भी दोस्तों का नंबर उसके पास था, उनमें से किसी के भी घर पर दीपेश नहीं गया था। अब पूजा भी अपने भाई के लिए परेशान होने लगी थी। तभी उसके फ़ोन पर एक और फ़ोन आया और पूजा घबरा कर घर से बाहर किसी से मिलने चली गई। पूजा एक सुनसान जगह पर खड़ी किसी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और एक आदमी उसमें से बाहर निकला। कहाँ है मेरा भाई और क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत करना। पूजा उस आदमी के सामने गिड़गिड़ा कर बोली, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वह आदमी बोला। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि रघुवेंद्र ही था। आप अपनी जिद मनवाने के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। पूजा रघुवेंद्र से बोली, अगर तुम पहले ही प्यार से मान लेती तो मुझे यह सब करना ही नहीं पड़ता। रघुवेंद्र बड़े ही आराम से बोला, आपने अपनी बात के बारे में सोचा भी है कि आप क्या बोल रहे थे? शादी कोई मजाक होता है क्या? खेल खेल में किसी से भी कर ली? पूजा रघुवेंद्र की ओर देखते हुए बोली। पूजा को अब रघुवेंद्र के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वह बोला, मुझे नहीं पता शादी मजाक होता है या नहीं, मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रघुवेंद्र पूजा से बोला, आपको समझ भी आता है आप क्या बोल रहे हैं? पूजा बोली, हाँ आता है, और मुझसे शादी करने में तुम्हें क्या परेशानी है? मैं हैंडसम भी हूँ और मेरे पास पैसा भी है जो हर लड़की को शादी के लिए चाहिए, वह सब कुछ है मेरे पास। मुझसे शादी करके तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा, सारे ऐशो आराम मिलेंगे जो तुम चाहती हो। रघुवेंद्र पूजा से बोला, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। पूजा साफ शब्दों में बोली, लेकिन मैं तो चाहता हूँ ना, और तुम्हारे चाहने या ना चाहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रघुवेंद्र बोला, लेकिन क्यों करना चाहते हैं आप मुझसे शादी? आपकी कंपनी की मैं एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ, तो इस मेहरबानी की वजह क्या है, पूछ सकती हूँ मैं? पूजा रघुवेंद्र से बोली, वैसे तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ ज़्यादा नहीं रहना होगा। मैं तुमसे शादी सिर्फ 1 साल के लिए करना चाहता हूँ। शादी से पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करना होगा, जिसके मुताबिक हमारी शादी 1 साल तक चलेगी। इसका मतलब यह है कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे। रघुवेंद्र बिना किसी भाव के साफ शब्दों में बोला। पूजा उसकी बात सुनकर आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी और फिर बोली, कितना आसान है ना आपके लिए यह सब कुछ कहना और करना? हाँ, बहुत आसान है। रघुवेंद्र इस बार भी बिना किसी भाव के बोला। पूजा अब कुछ नहीं बोली, बस उसे देखने लगी। पूजा को चुप देखकर रघुवेंद्र फिर बोला, शादी के 1 साल तक मेरी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर होगी और 1 साल बाद सब कुछ मेरे नाम पर हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें प्रॉपर्टी पेपर्स पर भी शादी के तुरंत बाद साइन करने होंगे। बाद में कहीं तुम्हारा मूड चेंज हो गया और तुमने मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस नहीं की तो, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो आप इसके लिए शादी के 1 साल का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आप कल शादी कीजिए और परसों अपनी प्रॉपर्टी लीजिए और उसके बाद मुझे डिवोर्स दे दीजिए, क्योंकि आपके लिए यह सब तो बहुत आसान है। पूजा रघुवेंद्र की ओर देखते बोली, नहीं, इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि दादाजी ने वसीयत बनाते समय उसमें लिखा था कि पूरी जायदाद मेरी होने वाली पत्नी के नाम पर होगी और 1 साल तक वह किसी और के नाम पर नहीं की जा सकती। रघुवेंद्र पूजा से बोला।
अच्छा, तो आप मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। पूजा बोली, तुम्हें जो समझना है समझ लो, अपनी मम्मी पापा को यहाँ बुला लो, कल हमारी शादी है, तुम्हारा भाई तुम्हें कल शादी में ही मिल जाएगा और इसके लिए तुम जितना चाहोगी मैं उतना पैसा दूंगा तुम्हें। यह बोलकर रघुवेंद्र वहाँ से चला गया और पूजा वहीं ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। रघुवेंद्र अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है और पूजा वहीं जमीन पर बैठी रोने लगती है। फिर वह अचानक से जोर से चीख पड़ती है और चीखते हुए बोलती है, बहुत गलत किया आपने मिस्टर रघुवेंद्र सिंह राठौर, बहुत गलत। आप अपने आप को समझते क्या हैं? सिर्फ ऑफिस में हैं आप मेरे बॉस, घर पर नहीं। आप इतना गिर सकते हैं मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। आई हेट यू मिस्टर रघुवेंद्र सिंह राठौर, आई हेट यू। नफरत करती हूँ मैं आपसे, बेइंतहा नफरत। यह कहते पूजा जोर जोर से चीख रही थी। अब वर्तमान में अचानक से अपना सर ऊपर करके इधर उधर देखने लगी। वहाँ सभी अपने कामों में लगे हुए थे और कुछ लोग पूजा की तरफ देख रहे थे। सच में बहुत नफरत है मुझे आपसे मिस्टर रघुवेंद्र सिंह राठौर। आपने मेरी जिंदगी में जो रायता फैलाया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। इस सब का आपकी लाइफ में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरी लाइफ की तो आपने बैंड बजा कर रख दी है। इस नफरत को मैं कभी नहीं भूलूंगी और ना ही आपको भूलने दूंगी। इसकी कीमत आपको चुकानी ही होगी। पूजा बहुत ही गुस्से में थी। आप जितना कर सकते थे आप कर चुके हैं, अब मेरी बारी। यह बोलकर पूजा ने एक नज़र सभी की ओर देखा और फिर से अपने काम में लगे। कुछ देर बाद रघुवेंद्र भी मीटिंग से आ चुका था। उसने अपने कैबिन में जाते हुए एक नज़र पूजा की ओर देखा और फिर अपने कैबिन में चला गया। उसी दिन शाम के 4 बजे थोड़ी देर में फिर से वही लड़के लड़कियां आ गए जो सुबह के वक्त आए थे। उनमें से एक लड़की पूजा के पास खड़ी होकर बोली, एक बात बता यार पूजा, रघुवेंद्र सर तुझे अभी भी वैसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं जैसे पहले करते थे? वह मीटिंग से आए लेकिन उन्होंने तेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और सीधे अपने कैबिन में चले गए। ऊपर से कल ही तुम्हारी शादी हुई थी और आज तुम दोनों ऑफिस आ गए, वो भी तो पहले की तरह ही एक मामूली एम्प्लॉय बनकर ही ऑफिस आई है। रघुवेंद्र सर को कहीं पता तो नहीं चल गया कि तूने सिर्फ उनके पैसों के लिए उनसे शादी की है जिस वजह से वो तुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं? वह बोलकर वह लड़की हंसने लगी और बाकी के सारे लड़के लड़कियां भी हंसने लगे। इसलिए आए हैं आप लोग ऑफिस कि उनके बॉस और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में गॉसिप कर सके। एक बात और, पूजा आप मेरी वाइफ है, पूजा रघुवेंद्र सिंह राठौर हैं ये, तो इनके बारे में थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा क्योंकि मेरी वाइफ की इंसल्ट मेरी इंसल्ट है। अगर आप लोगों को यहाँ पर नौकरी करनी है तो मुझसे और मुझसे जुड़ी चीज़ों से दूर रहिए आप लोग। रघुवेंद्र उन सबको गुस्से से देखते हुए बोला। फिर कुछ सोच कर वह बोला, आप लोगों को मैं यहाँ काम करने के पैसे देता हूँ, गॉसिप करने के लिए नहीं। रघुवेंद्र की बात सुनकर वह सभी लड़के लड़कियां वहां से जाकर अपना अपना काम करने लगे। अब रघुवेंद्र ने एक नज़र पूजा की ओर देखा और बोला, ये लोग आपको इतनी बातें सुना रहे हैं लेकिन आप हैं कि इन्हें कुछ नहीं बोले। अगर आप ऐसे ही चुप रहे तो इन लोगों की हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। यह सब जो हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। अगर आपने मुझसे इस तरह से शादी नहीं की होती तो मुझे आज यह सब कुछ सुनना नहीं पड़ता। और इन लोगों को क्या लगता है जानते हैं आप? इन लोगों को लगता है कि मैंने शादी आपसे आपके पैसों के लिए की है और मैंने आपको फंसाया है, लेकिन इन्हें क्या पता फंसाया मैंने आपको नहीं है बल्कि आपने मुझे है। पूजा नफरत भरी नज़रों से रघुवेंद्र को देखते बोली। पूजा अभी भी रघुवेंद्र को ही देख रही थी। पूजा की इस बात पर रघुवेंद्र कुछ नहीं बोला। कुछ देर वह ऐसे ही पूजा की ओर देखता रहा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कैबिन में ले गया। पूजा रघुवेंद्र से छोड़ने के लिए बोलती रही लेकिन उसने उसकी एक भी नहीं सुनी। आज के बाद तुम यहाँ काम करोगी मेरे साथ मेरे कैबिन में, समझी तुम? रघुवेंद्र पूजा को देखते हुए बोला, मैं नहीं करूँगी यहाँ का, मुझे आपके एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। पूजा रघुवेंद्र की और मुंह फेर कर बोली,
पूछ नहीं रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा है, मैंने तुम्हें बताया है। अगर कल सुबह तुम मुझे मेरे कैबिन में नहीं दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रघुवेंद्र पूजा का हाथ पकड़ते हुए बोला, हाथ छोड़िए मेरा, मुझे दर्द हो रहा है, और वैसे भी आपसे बुरा और कोई नहीं है। पूजा रघुवेंद्र की ओर देखते हुए बोली। रघुवेंद्र ने उसका हाथ छोड़ दिया और पूजा बाहर अपनी जगह पर आकर बैठ गए। कुछ देर वह यूं ही आज के बारे में सोचती रही और फिर घर जाने के लिए निकल गई। वह बाहर जाकर किसी ऑटो के आने का इंतजार कर रही थी। तभी रघुवेंद्र उसके पीछे खड़ा होकर बोला, मेरे साथ चलो, मैं भी घर ही जा रहा हूँ और हम दोनों की मंजिल भी एक ही है, तो साथ में चलते हैं। हमारी मंजिल कभी एक नहीं हो सकती, तो प्लीज़ आप जाइए, मैं खुद आ जाऊंगी। पूजा रघुवेंद्र की ओर देखे बिना ही बोली, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मेरी कोई भी बात तुम प्यार से क्यों नहीं मानती हो। रघुवेंद्र पूजा से बोला और उसने इस बार भी अपनी बाहों में उठा लिया। वहाँ खड़े सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। तभी किसी की आवाज़ पूजा के कानों में पड़ी, वाह सो स्वीट, रघुवेंद्र सर कितने रोमांटिक है ना, देखो कैसे पूजा को अपनी बाहों में लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर जहाँ रघुवेंद्र मुस्कुराने लगा और पूजा गुस्से से उसकी ओर देखने लगी और रघुवेंद्र से बोली, छोड़िए मुझे, और आज के बाद मुझे इस तरह से पकड़ने की हिम्मत मत कीजिएगा। आपका कोई हक नहीं है मुझसे इस तरह हाथ लगाने का। रघुवेंद्र पूजा को गाड़ी में बिठाते हुए धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला, हक तो मेरा पूरा है आप पर, पत्नी है आप मेरी, समझिए आप। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूजा की तरफ का दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। रघुवेंद्र की सांसें पूजा के कानों पर महसूस की थी, जिस वजह से वह एकदम सुन्न हो चुकी थी। एक अलग ही एहसास हुआ था उसे इस वक्त, जिसे वह बयां नहीं कर सकती थी। पूजा आज रास्ते भर गाड़ी में बैठी रघुवेंद्र को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रघुवेंद्र की करीबी से उसे ऐसा क्या हो जाता है, वो क्यों थम सी जाती है जब रघुवेंद्र उसके करीब आता है, क्यों रघुवेंद्र की सांसें उसे बेचैन कर देती हैं। हम लोग घर पहुंच चुके हैं, अब गाड़ी से उतरोगी या यूं ही घूरते रहने का इरादा है। रघुवेंद्र पूजा को अपनी ओर देखता देख कर बोला। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा अपने ख्यालों से बाहर आई और झेंप गई। रघुवेंद्र खुद गाड़ी से बाहर उतरा और फिर उसने पूजा की तरफ का दरवाज़ा खोला और फिर से बोला, मतलब जब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा ना तो तुम गाड़ी में बैठी ही रहोगी, नहीं उतरोगी, वैसे इरादा क्या है तुम्हारा। यह बोलते रघुवेंद्र ने दांतों से अपना निचला होठ काट लिया। पूजा उसकी यह हरकत देखकर उसे देखती ही रह गई। ठीक नहीं लग रहे। जब पूजा ने रघुवेंद्र पर से अपनी नज़र नहीं हटाई तो रघुवेंद्र फिर से बोल पड़ा। इस बार रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा बुरी तरह से झेंप चुकी थी और वह झट से गाड़ी से उतरी और अंदर भाग गई। अब इसे क्या हो गया, रघुवेंद्र खुद से ही बोला और फिर अपना सर झटक कर वह भी वहां से अंदर चला गया। रघुवेंद्र जब अंदर पहुंचा, पूजा सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, लेकिन शायद वह ढंग से चल नहीं पा रही थी। उसके पांव लड़खड़ाने लगे थे। जैसे ही सीढ़ी से गिरने को हुई, रघुवेंद्र भागकर उसके पास पहुंच गया, क्योंकि उसने पहले ही ध्यान दे दिया था कि पूजा के पांव लड़खड़ाने लगे हैं, और रघुवेंद्र ने उसे थाम लिया। पूजा इस वक्त बेहोशी की हालत में थी। रघुवेंद्र उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने डॉक्टर को फ़ोन लगाया और उन्हें जल्दी आने को बोला। कुछ देर बाद डॉक्टर भी रघुवेंद्र के घर पर आ चुका था। उसने पूजा को चेक किया और बताया कि कमजोरी की वजह से यह बेहोश हो गई थी, और डॉक्टर ने यह भी बताया कि शायद इन्होंने कुछ दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया है, जिस वजह से इन्हें कमजोरी हो गई है और यह बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर ने पूजा को एक इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ लिख दी और पूजा के खाने पीने का ध्यान रखने की हिदायत भी दी, और फिर डॉक्टर वहां से चला गया। रघुवेंद्र ने पूजा की दवाइयाँ मंगवाई और वह वहीं पूजा के पास बैठ गया। कुछ घंटों बाद पूजा को होश आया और वह इधर उधर देखने लगी। अपने सामने रघुवेंद्र को बैठा देखकर पूजा घबरा गई और उठने को हुई। रघुवेंद्र ने पूजा की उठने में मदद की और उसे एक तकिए के सहारे बिठा दिया और बोला, आपको खाना नहीं मिला था क्या? हाँ, मतलब
रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा ने यही रिएक्शन दिया। मैंने पूछा, आपको खाना नहीं मिला था? अगर मिला था तो आपने खाया क्यों नहीं? आपने कल शाम भी कुछ नहीं खाया था, ना ही आप सुबह कुछ खाकर गई थी ऑफिस। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने दिन में भी कुछ नहीं खाया होगा। रघुवेंद्र पूजा की ओर देखते हुए बोला, हाँ, क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। मेरी सारी भूख प्यास तो आपने छीन ली। पूजा रघुवेंद्र की ओर नाराजगी भरी नजरों से देखते हुए बोली, लगता है आपको हमसे प्यार हो गया है पूजा जी, तभी तो हमने आपकी भूख प्यास छीन ली। ऐसे भी जब हम किसी के प्यार में होते हैं ना पूजा जी, तभी वह इंसान हमारी भूख प्यास छीन सकता है। रघुवेंद्र मस्ती भरे लहजे में बोला, यह सिर्फ तब ही होता है जब हम किसी के प्यार में होते हैं, बल्कि यह तब भी होता है जब हम किसी से बेइंतहा नफरत करते हैं। जब हम किसी से नफरत करते हो ना और वह हमसे जीत जाए, तब भी हमारी भूख प्यास गायब हो जाती है। पूजा बेहद ही रूखे शब्दों में बोली। रघुवेंद्र पूजा की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसे वहीं बैठे रहने को बोलकर कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वह कमरे में वापस आया। अभी उसके हाथों में खाने की थाली थी। रघुवेंद्र पूजा के पास बैठते बोला, चलिए खाना खा लीजिए, अभी आपको बहुत ज़रूरत है इसकी। बहुत कमज़ोर हो गई हैं आप। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। पूजा मुंह फेरते हुए बोली। रघुवेंद्र मुस्कुराया और बोला, मुझे तो लगता है आपको यही पसंद है कि मैं आपके साथ हर बार ज़बरदस्ती करूं। यह बोलकर उसने एक निवाला पूजा की ओर बढ़ाया। पूजा ने फिर से अपना मुंह फेर लिया। अब रघुवेंद्र चेयर पर से उठकर बेड पर बैठ गया। उसने चेहरा पूजा के चेहरे के सामने था। वह पूजा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, खा लीजिए ना जान, क्यों हमें इतना तड़पाती हैं आप? देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे। रघुवेंद्र के इतना बोलना था कि पूजा का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपना मुंह खोलकर रघुवेंद्र को देखने लगी। रघुवेंद्र को तो यही चाहिए था। पूजा ने जैसे ही अपना मुंह खोला, रघुवेंद्र ने झट से एक निवाला उसके मुंह में डाल दिया। आप अपना मुंह बंद कर लीजिए और खाना खा लीजिए, या यूं ही मुंह खोलकर मुझे देखते रहना है? रघुवेंद्र मुस्कुराते पूजा की आंखों में देख कर बोला। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा जल्दी जल्दी रोटी चबाने लगी। अब उसने रघुवेंद्र को खिलाने से मना नहीं किया। रघुवेंद्र उसे बड़े ही प्यार से खिला रहा था और वह चुपचाप छोटे बच्चे की तरह उसके हाथों से खाना खा रही थी। रघुवेंद्र ने उसे खाना खिलाया, फिर उसे दवा दी और उसे सुलाकर जाने लगा। फिर वह कुछ सोचकर पीछे मुड़ा और बोला, कल तुम घर पर ही रेस्ट करोगी, ऑफिस नहीं आओगी तुम कल, और यह बात मैं बार बार नहीं कहूँगा तुमसे। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा ने भी हामी में अपना सिर हिला दिया। पूजा की ओर देखकर रघुवेंद्र मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया। अगले दिन रघुवेंद्र ऑफिस गया और उसने पूजा को घर पर ही आराम करने के लिए बोल दिया था। पूजा ने भी चुपचाप उसकी बात मान ली। 2 दिन पूजा घर पर ही रही और तीसरे दिन ऑफिस के लिए तैयार हो गई। तैयार होकर जैसे ही पूजा ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी, रघुवेंद्र ने जो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठा था पूजा की ओर देखा। रघुवेंद्र को देखकर पूजा चुपचाप नाश्ता करने बैठ गई। उसने बड़ी ही शांति से अपना नाश्ता खत्म किया और फिर अपना बैग लेकर बाहर निकल गई। रघुवेंद्र भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया था। पूजा आज भी ऑटो रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज फिर से एक भी ऑटो नहीं रुका। रघुवेंद्र भी उसे यह करते हुए बड़ी ही शांति से देख रहा था। पूजा ऑटो को हाथ दिए जा रही थी और रघुवेंद्र उसे देखे जा रहा था। कुछ देर रघुवेंद्र शांति से उसे देखता रहा और फिर उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, पूजा के पास गया। इस बार वह पूजा से कुछ भी नहीं बोला, बस उसने सीधे पूजा को अपनी बाहों में उठाया और उसे गाड़ी में रख दिया। फिर वह पूजा के कान के पास जाकर बोला, लगता है आपको अच्छा लगने लगा है मेरी बाहों में आना, इसीलिए तो आप इतने नखरे करती हैं। इस वक्त पूजा उसकी सांसें अपने कानों पर महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कहानी देखने के लिए आप इस कहानी का तीसरा भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या रघुवेंद्र पूजा को पत्नी का दर्जा देगा? क्या दोनों पति पत्नी की ज़िंदगी जिएंगे, या फिर ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनकर ही रह जाएगा? देखिए इस कहानी के तीसरे भाग में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।